आज स्टूडेंट हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की इंग्लिश की क्लास आज ले करके सामने आया हूँ आप लोगों के। आज कुछ ज़्यादा नहीं, आज आप लोगों के से सिलेबस डिस्कशन और एक दो टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो इंग्लिश का जो आप लोगों का इंग्लिश के बाद जस्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो मैथ की होगी। ठीक है ना, थोड़ी सी वीडियो इधर उधर टाइमिंग अभी हो सकती है, एक दो दिन में मैं टाइम की अनाउंसमेंट करके उसी टाइमिंग पे आप लोगों को परमानेंट क्लासेस दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जो आप लोगों का सिलेबस है इंग्लिश का, वो सिलेबस कितना रहेगा और कहाँ से कितना आता है। ठीक है, और मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि यहाँ से जो आप लोगों के क्वेश्चन टच कर जाएंगे ना, वहाँ से बिल्कुल अच्छे खासे लेवल तक टच कर जाएंगे। ठीक है, पहले जो ग्रामर का मेथड है आप लोगों का, जो यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के ग्रामर में ग्रामर का सिलेबस आप लोगों का है। बाकी जो देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो तो आप लोग अपनी शॉर्ट सीरीज वगैरह लिए होंगे तो उससे पढ़ सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बुक वगैरह से रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ग्रामर का जो पहला सिलेबस, पहला जो चैप्टर आ जाता है वह कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, पहला जो आपका ग्रामर का चैप्टर है वो आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, इसमें मैं कंपाउंड सेंटेंस ही नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको मैं टोटल आपसे डिस्कस करूंगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस टाइप की। ठीक है ना, यानी क्या करूंगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पे पूरा डिस्कस करूँगा। और आपके यहाँ पे, और अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा सेंटेंस की ही डिस्कस करूँगा यहाँ पे मैं आपसे। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की बात तो ये तो मेनली रूप से उसका करूँगा ही। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि यहाँ से भी उठा लेते हैं पूरे सेंटेंस के ही। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें कई सारी वीडियो पड़ी हुई है पिछली, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 5 टाइप्स होते हैं। लेकिन सेंटेंस के अगर टाइप्स अगर पूछे तो 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन पार्ट अगर पूछे तो सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो अभी इसको मैं छोड़े रखता हूँ, अभी पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका कमांड एंड रिक्वेस्ट है। दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो कमांड एंड रिक्वेस्ट है। कमांड एंड रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो जाता है बच्चे आप लोगों का, ये इंपरेटिव सेंटेंस है भाई। ठीक है ना, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। कमांड एंड रिक्वेस्ट का मतलब जो होता है वह आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। सॉरी, यहाँ पे कमांड रहेगा, COMMAND, कमांड। ठीक है ना, कमांड एंड रिक्वेस्ट का मतलब कि यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। नंबर थर्ड पे जो बात आती है ना, आप लोगों से पूरा मैं डिस्कस करूँगा टेंसेस। पूरा मैं डिस्कस करूँगा क्या, टेंसेस डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, टेंसेस। ठीक है, टेंस में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, तो 3 टाइप के हम लोग टेंस पढ़ेंगे। नंबर 4 जो आप लोगों के चैप्टर में आ जाता है वह हम लोगों को कंप्लीट करना है। क्या है वो, आपको प्रीपोजिशन कंप्लीट करना है। ठीक है ना, ये क्या पढ़ना है आप लोगों को, प्रीपोजिशन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 5 जो आ जाता है कंजंक्शन पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइटिंग आ जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट वाली बात जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट वाली बात जो दिया हुआ है, तो इसकी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं कर देंगे, ये ज़्यादा आता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है कि लेटर और एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, नंबर 6 पे जो आता है आपका लेटर आ जाता है, लेटर एंड एप्लीकेशन आ जाता है, लेटर एंड एप्लीकेशन आ जाता है। आपका समझ में बात आई, तो ये क्या आ जाता है, ये लेटर एंड एप्लीकेशन आ जाता है, फिलिंग ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे लेटर एंड एप्लीकेशन। और बच्चे आप लोगों का 6 के बाद आप लोगों का आ जाता है 7 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का कभी कभी मैं अगर कह देता हूँ तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन उठा लेता है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने को तो बस इतना सा है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है ना। हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, मेन रूप से समझिएगा। यहाँ पे जो हमें पढ़ लेना है, हमें क्या पढ़ना है, पहली चीज़ की पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ लेना है, ठीक है ना। पहली चीज़ पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ लेना है। दूसरी चीज़ कमांड एंड रिक्वेस्ट दिया है, ये भी आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस में ही, ठीक है ना। टेंसेस पढ़ना ही पढ़ना है। यह आपका एक चीज़ और आपका डायरेक्ट अप्रोच दिया हुआ है, तो ये आपका 8वां लेसन बच्चे आप लोग कर लेना। 8वां लेसन भाई आप लोगों का क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाता है, नरेशन आ जाता है, ठीक है ना। 8वां लेसन नरेशन आ जाता है, नरेशन से भी क्वेश्चन पूछा है। फिर आपका 9वां जो लेसन है वह आपका क्या आ जाता है, तो वह आपका आ जाता है यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस और क्या, पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आ जाता है। अगर मैं कहूँ 10वां चैप्टर, तो 10वां चैप्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। इधर से आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले। 10वां चैप्टर आज से परमानेंट आप लोगों को लाइक आधे घंटे की, या हो सकता है उससे भी अधिक की आप लोगों को क्लासेस मिलना प्रोवाइड कर दूंगा पूरी की पूरी इंग्लिश की। 10 दिन में, 10 या 12-14 दिन में पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब कि 10वां चैप्टर जो होता है, ये 10वां चैप्टर आप लोगों का आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। इतना चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। देखिए आप लोगों का जो ये राजन की सीरीज दी हुई है, इसमें आप लोगों का क्या दिया हुआ था, बस इतना सा दिया हुआ था, ठीक है ना। बट ये मैंने कुछ चैप्टर अपने से इंक्लूड किया। बिकॉज ऐसा क्यों किया हूँ कि देखिए पीछे जो है ना, पीछे जो आप लोगों का दिया हुआ है 2019 का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा इसमें देखिएगा एक आपका सिंटेक्स भी आता है हल्का सा। देखिए यहाँ पे आप लोग 2019 का पेपर उठा करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, तो ये आपका एक आ जाता है, दिखाई तो दे रहा है ना नीचे। ये अगर 11 पे एक चीज़ ले लें हम, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका सिंटेक्स भी होता है, सिंटेक्स, ठीक है ना। और क्या, एक चैप्टर और इसमें सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस। समझ में बात आई ना। यहाँ पे सिंटेक्स और सिंथेसिस से भी क्वेश्चन आए हैं, तो हमें वो सब भी लेकर के चलने हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स भी आए हैं, नरेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें और तो कुछ खास बात किया नहीं है, ठीक है ना। कंजंक्शन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। तो हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें आ जाएगा। एक आप लोग वन वर्ड लिख लेना, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें कर लेना। चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 12। ये 12 चैप्टर हैं जिनमें से मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो पढ़ाने वाला हूँ वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ाने वाला हूँ। इतनी बातें समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें से एक एक चैप्टर वाइज मैं क्लियर करवाऊँगा। दिखाई तो दे रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए यहाँ पे खुद ही हो गया, ठीक है। अब देखिएगा एक बात यहाँ पे समझिएगा ये आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, ये आपके सेंटेंस पार्ट्स में आएगा। तो इतना पूरा का पूरा एक बात समझ लीजिएगा कि चलिए आगे चल लेते हैं। सबसे पहली टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या, सेंटेंस। हटा दो इसको पूरा, इस पूरे को मैं हटा देता हूँ। देखिए सबसे पहली टॉपिक आप लोगों का सेंटेंस चल लेते हैं। सेंटेंस होता क्या है, और टेंसेज में हमें बस उतना ही पढ़ना है जितने में हम लोग वहाँ पे करेक्ट करके आ जाएं, बस इतना ही पढ़ना है। और बाकी हमें ज़्यादा बर्डन वगैरह लेकर के चलनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपर जो हमारा होगा वो आप लोग जानते ही हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा और कुछ आप लोगों का आएगा लिखने वाला, ठीक है ना। 1-2 नंबर में जो रहेगा तो सॉल्व करने वाले रहेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या चल लेते हैं, सेंटेंस चल लेते हैं, सेंटेंस चल लेते हैं। देखिए एक बात ध्यान से, ज़्यादा डीपली नहीं। सेंटेंस होता क्या है, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो डेफिनेशन इसकी बात, डेफिनेशन तो पूछता नहीं है कभी, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो यह शब्दों का ऐसा समूह होता है। अभी इंग्लिश में भी बोल देता हूँ ये, ठीक है ना। क्या होता है, ये शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे,
पूर्ण अर्थ प्रकट करे, पूर्ण अर्थ प्रकट करे, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। समझ में बात आई? तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस के जो मैं बात बता रहा हूँ, इसमें जो वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आप लोगों के सिलेबस में है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके लेकर चलूँगा। यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, सेंटेंस अगर मैं डेफिनेशन अगर इंग्लिश में लिखूँ तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense, complete sense is called a sentence, is sentence। ठीक है, ये एक बात ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं यहाँ पे, अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कौन सा सेंटेंस है, अभी बस मैं बात इतना कर रहा हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। मैंने लिखा शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट करे या जो पूर्ण अर्थ को प्रकट करे, तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि सेंटेंस क्या होता है, ओरली केवल सेंटेंस क्या होता है, तो जैसे मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक शब्द है, दो शब्द है, तीन शब्द है, चार शब्द है, पांच शब्द है। इन पांचों शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस का रूप अगर इस तरीके का मुट्ठी बना ले, तो ये पांचों वर्ड्स मिला करके, पांचों शब्द मिला करके एक सेंटेंस का रूप निर्माण कर दे रहा है, जिससे कि क्या कर रहा है कि यह वाक्य का देखिए क्या कर रहा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब कि राम कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। पूर्ण भाव प्रकट हो गया, कहाँ जा रहा है? बाजार ही जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब पूर्ण भाव प्रकट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो होगा वह क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है? यह क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलिए ताकि आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब के लिए क्या है, और थोड़ा सा एक टॉपिक और उसमें मैं भूल गया था, नीचे लास्ट 12 और 12 के बाद 13वां चैप्टर आप लोग क्लास कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्लाज से भी एक आध दो ठो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि मैं ये जो क्लाज पढ़ाऊंगा उसी में आप लोगों का कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आता है। ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस ओरली मत समझिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ये सिंथेसिस का हिस्सा होता है। ये क्या है? ये सिंथेसिस का हिस्सा होता है। ठीक है ना। ये सिंथेसिस का हिस्सा है, तो इसको मैं सिंथेसिस में ही पढ़ाऊंगा बिकॉज अभी यहाँ पे सेंटेंस है, सेंटेंस देखिए। ठीक है ना। वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल में इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट, हमें वाक्य का पूर्ण भाव प्रकट मिल गया, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ को प्रकट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? फिर से देखिए, वाक्य का शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव को प्रकट कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्लियर है? यहाँ पे अगर इंग्लिश में इसको बोलें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ चल लेते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर इतना हो गया हो तो मैं आगे चलूँ, इतना फटाक से नोट कर डालो। ठीक है। वीडियो को बीच में रोक करके पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है। यहाँ पे आगे चल लेते हैं। अगला देखिएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। ठीक है। सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, ये आप लोगों को यहीं पे नहीं, सीटेट, टेट, सारे एग्जाम में बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है। और बाकी जो इंग्लिश के और भी थोड़े बहुत जहाँ पे आते हैं वो वहाँ पे भी। ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे आगे चल लेते हैं। आगे एक बात ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग टाइप कर लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बच्चे क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली बात कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो here are 5 types of sentences, 5 types of
सेंटेंसेस। हिंदी में अगर किसी को लिखना हो तो लिख लो। यहाँ 5 प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, मतलब कि वही सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला देखिएगा असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, पहला असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपका इंट्रोगेटिव आ जाता है। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा जो आपका आता है वह इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। वह क्या? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा जो आपका होता है वह आपका क्या हो जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और पांचवा जो होता है वह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। समझ में बात आ गई? समझ में बात आई? देखिए इस असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस की हिंदी जो होती है ये साधारण वाक्य होती है, साधारण वाक्य होती है। यहाँ पे देखिए दूसरे क्लास वाले ना भटके तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बस बेनिफिशियल मैं उसको टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, डीएलएड 4th सेमेस्टर, ठीक है ना। ये क्या होता है इसकी हिंदी? तो प्रश्नवाचक वाक्य होती है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। और अगर मैं इसकी हिंदी बात कर रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस की, तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो जाते हैं। समझ में बात आई? आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य हो जाते हैं, ठीक है, आज्ञार्थक वाक्य हो जाते हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक्सक्लामेटरी के सेंटेंस की, तो आप लोग जानते हो ना विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो विस्मय, विस्मय सूचक, सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। क्लियर है? ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है इच्छार्धक वाक्य होता है, इच्छार्धक, इच्छार्धक वाक्य हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो पहला जो होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। सारी हिंदी आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। इसकी ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चलूँगा, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन जो आएगा वहाँ पर लिखने के लिए तो वो तो इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन तो इसका कुछ आता नहीं है, बस चेंजमेंट करने के लिए देगा कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना है। असर्टिव है तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है ना। चलिए पहली चीज कर लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। पहली हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा, हेडिंग टाइप डाल लीजिएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस। सिलेबस लिखिएगा पूरी तरीके से। पहली हेडिंग टाइप डाल लीजिए असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस पहले देखिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि वह एक लड़का है, अगर कोई आपसे कह रहा है कि वहाँ एक लड़का काम कर रहा है, तो ये आपको क्या कर रहा है? सूचना दे रहा है। जब भी जिस भी वाक्य को सूचना देने का, यानी जब कोई आपको सूचित करेगा या सूचना देने का काम करेगा, तो वही क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है? ठीक है ना। तो इसमें यह असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध पाया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वहाँ पे। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक, मतलब कि आज्ञा देना, सलाह, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इंपरेटिव में आ जाएंगी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वही चीज़ कि जब अगर किसी के हृदय में अचानक कोई फीलिंग आ जाती है ना, तो वह क्या कहलाता है? वह आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छार्धक, अगर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, तो ये चीज़ कहाँ पे आ जाती है? ये आपकी इच्छार्धक वाक्य में आ जाती है। क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। ये हेडिंग आप लोग डालकर रखिएगा। बाकी फिलहाल में वहाँ पे 3 और लिख लीजिएगा। क्या हो जाता है? एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है। और एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है? ये 3 वहाँ पे और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये कंपाउंड सेंटेंस होता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ समझिएगा कि ये जो वाला आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, क्या क्या हमें पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ना है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को सिंथेसिस में पढ़ाऊंगा। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये चीज़ सिंथेसिस का टॉपिक है, तो सिंथेसिस में ही पढ़ाऊंगा। समझ में बात आई ना?
फिलहाल में ये 3 टॉपिक वहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं 1 बाय 1 करके डेफिनेशन और इंटरचेंज आज मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। आज इसी वीडियो में आप लोगों का सेंटेंस ये पूरा का पूरा ओवर करूंगा, ठीक है ना, बाकी विदाउट इन तीनों टॉपिक को छोड़ करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। लिख लिए होंगे, दिखाई तो दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है, लिख लिए होंगे। आई होप दैट आप लोग क्लियर है। चलिए एक बात और समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है दोबारा आप लोगों को एकदम कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए अब पहले पे आ जाते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये चीज़ बात आ जाती है आज, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात आ जाती है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने बता दिया था कि 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप उसमें मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये, असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसकी हिंदी क्या होती है, तो जिसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। क्या होती है, साधारण वाक्य, ध्यान से समझिएगा, साधारण वाक्य, ठीक है ना। अभी मैं इसके टाइप्स नहीं क्लियर कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि ये इसकी हिंदी क्या होती है, साधारण वाक्य होती है। आज लाइट है ना स्टूडेंट, तो थोड़ा सा एक छोटा सा इन्वर्टर है, उसी से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। फिलहाल में आगे देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस ये रहा। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अगर मैं इसके डेफिनेशन बताऊँ तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा क्या हो जाएगा। ये ऐसे वाक्य होते हैं, अगर हिंदी में लिखना है तो पहले तो हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, कि वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना को प्रकट करते हैं। तो वे वाक्य जो कथन करते हैं, कथन कहते हैं अथवा सूचना को व्यक्त करते हैं, तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में बात आ गई। यानी ऐसे वाक्य जो कथन कहते हैं या सूचना को प्रदर्शित करते हैं, तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में एक बात और समझ लीजिएगा कि कथन का कहने का अर्थ क्या है, कि कथन मतलब क्या हो जाता है। सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कथन वही होता है, जैसे आपने कहा कि वह एक पत्र लिख रहा है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, उसने एक किताब को लिखी, ठीक है ना, मैंने एक किताब उसको दिया, ये क्या है, ये मैं कथन ही कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने कह रहा हूँ कि मैं उसको मारा, मैं उसको उसके द्वारा पढ़ाया गया, तो ये क्या है, ये एक कथन है। तो इसका मतलब कि वे वाक्य जो कथन कहते हैं अथवा सूचना को व्यक्त करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, जो ऐसे वाक्य जो असर्ट प्रदर्शित करे। असर्ट का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है, सूचना होती है, वही ऐसे वाक्य जो सूचना को प्रदर्शित करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिख लो। ए सेंटेंस दैट मेक्स complete statement is called an assertive sentence। सॉरी यहाँ पे स्मॉल रहेगा, an assertive sentence। क्लियर है बच्चे, is called an assertive sentence। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है, तो देखते रहिए, ठीक है। क्या हो गया, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट और यहाँ पे और लगा करके आप इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो। क्या, इंफॉर्मेशन
ठीक है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो। तो स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ ए बॉय, राम इज़ अ बॉय। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, राम इज़ अ बॉय, मैंने क्या कहा, राम एक लड़का है, तो यह क्या हो गया, यह एक मैंने स्टेटमेंट कहा, ठीक है ना, यह एक मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट कहा। तो इसका मतलब कि राम क्या है, एक लड़का ही तो है। मैं किसी को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि राम क्या है, एक लड़का ही तो है, तो वह क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। एक बात और स्टूडेंट समझ लीजिएगा कि असर्टिव सेंटेंस होता दो प्रकार का है। एक तो आपका ये सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन ये तो देखिए कहीं पे नॉट वगैरह क्या लगा हुआ है, क्या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यह क्या हो जाता है, यह आपका सिंपल सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसी वाक्य को अगर इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि राम इज़ नॉट अ बॉय, अगर मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिख दिया तो यह क्या है, निगेटिव सेंटेंस आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही नॉट को आपने देखा, यह कौन सा सेंटेंस हो गया, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, जो कि इसका ही रूप होता है, किसका, असर्टिव सेंटेंस का। तो मुझे रूप क्लियर करवाने की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मुझे पार्ट्स क्लियर नहीं करवाना है, मुझे ये बताना है कि कैसे इंटरचेंज होगा। ठीक है ना, तो आज फिलहाल में फटाफट डेफिनेशन देखते हैं और इसके आगे एक एक एग्जाम्पल विद एक एक एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ they had purchased some books। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से, दे हैड परचेज्ड सम बुक्स। यहाँ पे जो सम बुक्स है बच्चे, ये आप लोगों का आ जाता है स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ पे भी आप लोगों का क्या नॉट लगा हुआ है, नॉट नहीं लगा हुआ है। मतलब क्या है कि दे हैड परचेज्ड सम बुक्स, यह आप लोगों का, अभी मैं टेंस भी नहीं समझा रहा हूँ कि यह टेंस कौन सा है। अगर वैसे भी अगर मैं टेंस की बात करता हूँ तो जस्ट तुरंत ये हेड दिखा, और हेड दिखा आप लोगों को तो स्टूडेंट समझ में आ जाना चाहिए कि वह कौन सा टेंस है, यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आप लोगों की बात की जा रही है, दे हैड परचेज्ड सम बुक, तो यह भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है, एसएस, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर है? सिंपल सेंटेंस है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, नंबर सेकेंड डाल लीजिएगा। अगली हेडिंग कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। चलिए, दिखाई दे रहा है, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। इतना अगर नोट कर लिए हैं तो आगे चलता हूँ लेकर के। एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो होता है, ये ऐसे वाक्य होते हैं जो आपको स्टेटमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, कथन कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस आ जाता है। असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट्स अगर कोई पूछ दे तो कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फालतू में रामायण लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से, यहाँ पे लिखो, फटाक से लिखो, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध पाया जाता है, प्रश्न पूछने का बोध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध पाया जाता है तो उन्हें हम सिंपल क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनका मार्क क्या होता है, इनका मार्क अगर मैं बात कर रहा हूँ मार्क की, इसका मतलब कि चिन्ह की बात कर रहा हूँ, तो इसका चिन्ह सिंबल ये होता है। अगर जिन भी वाक्यों के लास्ट में अगर ये वाला सिंबल लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य है, वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद अब इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो इंग्लिश में आप लोग लिखिएगा, एक ए सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए क्वेश्चन, दैट a sentence that makes a question
is called an interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर है, ठीक है। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फटाफट डिनोट करवाते हुए निकलता हूँ। देखिए होता क्या है कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध पाया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि इंट्रोगेटिव का मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ, ये भी होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यह क्या हो जाएगा, तो मैं अगर लिख रहा हूँ कि आर यू क्रेजी, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर यू क्रेजी, तो यहाँ पे क्या है, देखिए लास्ट में मैंने क्या बताया कि इसका मार्क क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इसका पहचान हो जाएगी कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है, यह जो है पहला टाइप इसका क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कहीं पे साइड में लिख लीजिएगा, इतना ज़्यादा डीपली नहीं मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एक तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। दूसरे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या आ जाता है, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड आ जाता है, ठीक है। यहीं से नरेशन का भी थोड़ा सा पार्ट बन जाता है, और नरेशन आप लोग जैसा कि जानते हो इन्हीं 5 सेंटेंस के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। 3 और रह रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, फटाक से देखिएगा। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब अगर ये है तो हेल्पिंग वर्ब समझिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यह क्या हो जाएगा, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्लियर है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, अगर मैं इस तरीके का लिख देता हूँ आपको सामने एक सेंटेंस, तो यह क्या हो जाता है, यह WH वर्ड से स्टार्ट है कि नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी को क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक बात और समझ लीजिए, हो गया इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई होप दैट, ठीक है। आगे चलता हूँ, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये WH वर्ड हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ लेकर के क्वेश्चन नंबर आपका टॉपिक नंबर थर्ड क्या हो जाता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो इम्परेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे और बच्चे अगर स्टूडेंट अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये DLED 4th सेमेस्टर की इंग्लिश चल रही है, बाकी सेकंड सेमेस्टर का भी, ये सेकंड सेमेस्टर में भी काम कर देगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड सेमेस्टर भी, अभी ये नहीं कि थंबनेल पे लिखा हुआ नहीं है तो मतलब अंदर सेकंड सेमेस्टर का नहीं होगा, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, हटा दूँ इसको, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, एक हेडिंग डाल लीजिएगा, एक हेडिंग टाइप डाल लीजिएगा इन दोनों सेंटेंस के बाद ही, जस्ट एक हेडिंग डाल लीजिएगा। एक हेडिंग यहाँ पे ये डालिएगा, इंटरचेंज ऑफ assertive to इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी कभार डेफिनेशन से आ जाते हैं, अदरवाइज डेफिनेशन से उतना नहीं आता है, ठीक है ना। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। मतलब आप असर्टिव सेंटेंस को कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलोगे, तो देखो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल, 1 मिनट मैं थोड़ा सा मार्कर इंक डाल लेता हूँ, तब तक देखिएगा ध्यान से। एक बार डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए, डेफिनेशन फिर से दोहरा लेते हैं जब तक इंक में डाल रहा हूँ। पहले की डेफिनेशन क्या होती है असर्टिव सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है कि अगर किसी भी वाक्य से हमें स्टेटमेंट या कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वह क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, क्लियर है। अगर कोई भी वाक्य हो जिससे स्टेटमेंट या फिर उसका इन्फॉर्मेशन अगर होना पाया जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, असर्टिव। इंट्रोगेटिव का सिंपल साधारण सा एक वो है
डेफिनेशन है कि जिस भी वाक्य से चाहे जो बंदा भी अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो वही क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक वाक्य अगर दे रहा हूँ पहला, ठीक है ना, एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर एक वाक्य मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे राम गोज टू मार्केट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा अब इस चीज़ को। राम गोज टू मार्केट विथ हिज फादर। चलिए, अच्छा बताइए, मैंने अभी बताया ना कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस आप लोग एकदम देख करके तुरंत बता देते हो कि नॉट वगैरह लगा नहीं है, और यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस है भाई, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, SIMPLE, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर है। यहाँ पे जब सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो एक चीज़ और देखिएगा, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हेडिंग क्या डालना है, असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लियर करना है। तो यहाँ पे जब इसको असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाओगे ना, थोड़ा सा टेंस आना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हमें देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, तो टेंस यहाँ पे कौन सा हो जाता है, तो टेंस यह हो गया आपका कौन सा, प्रेजेंट। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या हो जाता है, टेंस हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा सा रूल, अभी मैं टेंस वगैरह पढ़ाऊंगा आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा सा रूल यहाँ पे काम कर देगा कि अगर देखो कहीं भी, अब कैसे पकड़ सकते हो कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में गो है, यह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया गो। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या ईएस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहली चीज, ठीक है ना। अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है तो कौन सा है, वह आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर मान लो यह एस या ईएस नहीं लगा हो तो आपका ये जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन में होना चाहिए, जैसे आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये बहुवचन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लूरल बनाना है, अब देखो ध्यान से, ये प्रेजेंट टेंस में ही इसका क्या बनेगा, सॉरी प्लूरल नहीं, इसको प्रेजेंट टेंस में ही इसका इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे। तो हमारा दिया हुआ था सिंपल सेंटेंस, हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव में दो ही रूल हमने पढ़ाया आप लोगों को, क्या क्या, एक तो आपका स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, यह हेल्पिंग वर्ब, एक चीज़ की हेल्पिंग वर्ब अगर सामने ले रहे हो वाक्य के, तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, उसको आपका इंट्रोगेटिव में चेंज कर दोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसके सामने क्वेश्चन वर्ड ले रहे हो, तो क्वेश्चन वर्ड लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे गोज दिया हुआ था, जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट वाला रूल देखो, डू या डज लग जाता है, वहाँ पे क्या होता है, डू या डज हो जाता है। सबसे पहले आप क्या इस्तेमाल करोगे, डू या डज। अभी मैं इसका रूल नीचे लिखता हूँ, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, तो इसका इंट्रोगेटिव जो है यह क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। इसका इंट्रोगेटिव सबसे पहले मैंने क्या कहा, डू या डज, लेकिन राम क्या है, राम एक वचन करता है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगा लेंगे, क्या लगेंगे, डज लगा लेंगे, डज हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, डज राम हो गया। उसके बाद यह गो में एस या ई एस हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने जोड़ चुका है, डज लगा लिया है, तो यहाँ पे डज राम गो टू मार्केट हो जाएगा, बाकी सब ऐसे के एट द टीज रहेगा, मार्केट विथ हिज फादर, ये लो इंट्रोगेटिव मार्क लग गया, ठीक है ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा टेंस आना चाहिए इसमें। अगर एक बात समझ लीजिए कि अगर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तब के लिए ये रूल, इसका मतलब कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है या फिर प्रेजेंट ही दिया हुआ है, प्रेजेंट में कोई निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव तो देगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तब के लिए रूल आप क्या इस्तेमाल करोगे, देखो कुछ नहीं समझना है, बस आपको जितना मैं लिख रहा हूँ वही उसी रूल का इस्तेमाल कर लेना। डू या डज प्लस यहाँ पे आ जाता है प्लस, ठीक है ना, डू या डज प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। देखो हमने क्या किया, डू या डज में से कोई एक इस्तेमाल किया, प्लस क्या, सब्जेक्ट ले लिया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इतना तो आना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे
मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसी रूल का इस्तेमाल इसमें करना है। अगर आपका आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो अब पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे देखो, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, इसके लिए पहचानना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे पूरी मीनिंग लिखा हूँ, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है। मैंने कहा अगर मेन वर्ब के ऐसे ईएस लगा हुआ है, अगर यहाँ पे मान लो वेंट आ जाता, वेंट आ जाता तो कौन सा टेंस हो जाता, तब कौन सा टेंस होता, तो तब आपका क्या हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। तब क्या हो जाता, अगर वेंट दे देता तो कौन सा हो जाता, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, ध्यान से, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हटा दो इसको मैं, ठीक है, एक बार लिख लीजिए फिर उसके बाद हटाता हूँ। चलिए क्लियर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे एक सेंटेंस और करवा रहा हूँ, इसका बाकिया जो इंटरचेंज है ना, ये मैं एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा, उसके एक्सरसाइज के साथ ही आप लोगों का क्लियर करवाता रहूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इतना नोट करते हुए अपनी कॉपी पे नोट करते हुए चलो आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लिए होंगे, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ इसी पे, इसके बाद इसको करो फिर आगे चलते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, रूल आप लोग लिख लिए होंगे। रूल के हिसाब से जस्ट मैंने एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैं फिर से वही दे रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसका निगेटिव दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, सोहन, 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 सोहन रीड्स, सोहन रीड्स ए बुक, सोहन रीड्स ए बुक into night, सोहन रीड्स ए बुक into night, ठीक है ना। ज़रा इसको बनाइएगा, ज़रा इसको बनाइएगा, इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, ध्यान से इंट्रोगेटिव इसका चेंज कीजिए आप लोग, इसका इंट्रोगेटिव चेंज कीजिए। देखिए तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे क्या कहा बच्चे कि अगर यह एक वचन में है, सोहन तो लड़का है तो एक ही वचन में होगा। अब ये नहीं कि लड़की भी एक ही वचन, लड़की है तो द्विवचन में हो जाएगी, बहुवचन में हो जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका सोहन दिया हुआ है तो सिंगल सोहन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही लड़के की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लग जाएगा, हमारा डज लग जाएगा। डज के बाद हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सोहन है, तो क्या हो जाएगा, शोहन हो जाएगा। यस या यस हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, बुक इनटू नाइट हो जाएगा। क्लियर है, इनटू नाइट हो जाएगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। अगर इसी टाइप्स का दूसरा अगर एक और दे दिया जाए कि मोहन, मोहन इज़ नॉट, सॉरी ये कॉन्टिन्यूस में मैं लेकर चला गया, सॉरी, मोहन, मोहन इसके बच्चे, मोहन डज नॉट गो टू प्ले द फुटबॉल, ठीक है, सॉरी फुल स्टॉप रहेगा, द फुटबॉल, मोहन डज नॉट गो टू प्ले द फुटबॉल। तो यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाता है, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका इंट्रोगेटिव अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि मतलब बाद में ये ना कहो देखो आज ही ख़त्म करने के लिए तो मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि उड़ा करके अगर ख़त्म कर दूं तो उससे भी आप लोगों के माइंड में कुछ होगा नहीं, ठीक है। इससे लिए कि मैं असर्टिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया, अभी उसका मैंने एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे आप लोगों के दिमाग में बातें बनी रहेंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बोरियस फील नहीं, जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो तुरंत मैं नेक्स्ट टॉपिक ही बनाने लगूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे स्पीड पढ़ाने के लिए तो स्पीड भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिलहाल में ये देखिए
क्या हो जाएगा, ये डज है तो डज क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, ये डज पहले आ जाएगा। मोहन दिया हुआ है तो मोहन का तो मोहन ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए वहाँ पे नॉट नहीं था, लेकिन यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या, अब वर्ब से पहले तो नॉट यूज होगा। इसके बाद जस्ट जो जैसे है उसको वैसे ही रख दो। ठीक है ना। यानी डज मोहन नॉट गो टू प्ले द फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है ना, क्लियर है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा आप लोगों का क्लियर। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन ही आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं नहीं। ठीक है ना, तो इतना आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग और भी इसमें एक्सरसाइजेस वगैरह, एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे मान लो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आ गया, वो भी तो आ सकता है भाई। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को भी बखूबी इसी तरीके से रूल यही काम करेगा। वहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा। मतलब बेस्ट अगर सबका याद है, अगर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब, तो आप लोग बखूबी चेंज कर पाओगे। क्या, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक मेन रूल आप लोगों का लिखवा देता हूँ। यहाँ पे मेन फंडा है, क्या होता है, ये पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, पहले सबसे पहले होगा इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नॉट दिया है तो नॉट लगाओ, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एम भी मेन वर्ब हो जाएगा। अब ये हर सेंटेंस की बात, हाँ हर टेंस की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, सब में। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल अभी करके भी दिखाता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होते जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसको आप लोग OTH भी कहते हो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप लोग OTH भी कहते हो। क्लियर है। तो ये आप लोगों का इतना हो जाता है। समझ में बात आ रही है ना। चलिए, ये मेन रूल है, ये मेन रूल है। इसका मतलब कि इसी रूल पे सारा का सारा चेंज होगा। ठीक है, अगला टॉपिक लेकर के चलते हैं। इसमें हटा दो इसको ना। चलिए, इसके बाद वाला तो कुछ है ही नहीं, बस डिफिनेशन है। डिफिनेशन के बाद एक दो ठो इंटरचेंज और है, बस यही को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। वे वाक्य जो सामान्यतः आदेश को प्रकट करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या हो जाएगा, ये ऐसे वाक्य होते हैं, ये ऐसे वाक्य होते हैं, वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः आदेश का व्यक्त होना पाया जाता है, तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को यह भी बता रहा हूँ कि यह जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वह सामान्यतः जो मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे वाक्य जो सामान्यतः आज्ञा, सलाह और निषेधात्मक वाक्यों का बोध करवाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ तो ए सेंटेंस दैट मेक्स एन ऑर्डर। ठीक है ना। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस या मेक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो इंग्लिश में, ए सेंटेंस दैट expresses command is called an imperative sentence. An imperative sentence, ये इसके डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ये यानी इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः आदेश का होना पाया जाता है। आदेश मतलब जब किसी को अगर आज्ञा दे रहे हो तो वह आदेश हो जाता है। ठीक है ना। ये तीसरी टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आदेश का व्यक्त होना पाया जाता है। ठीक है ना। इसमें देखिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ,
एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा, गो अवे हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को क्या हो जाएगा, प्लीज़ गिव मी ए बुक, प्लीज़ गिव मी अ बुक। ठीक है ना। ये दोनों वाक्य क्या हैं कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। अब देखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने की क्वालिटी क्या होती है। हटा दो इसको, एक बार अगर नोट हो गया हो तो हटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है। ये गिव गो अवे है, GO गो अवे है, सामने की लाइट पड़ रही है बिकॉज लाइट वाइट रह नहीं रही है कुछ दिन से। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसको, जो यहाँ पे लाइट पड़ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे गो अवे है, गो AWAY। ठीक है ना। अब हेडिंग डाल लीजिएगा इम्परेटिव सेंटेंस को, इम्परेटिव सेंटेंस के पहचानने का। ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है। हटा देता हूँ इसको। चलिए देखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस को पहचाना कैसे जा सकता है। तो मैं अगर कह रहा हूँ यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाना जा सकता है, तो आइडेंटिफिकेशन कर लेना यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, अगर कोई वाक्य ध्यान से समझना, अगर कोई वाक्य प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो, ठीक है ना, प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो, तो वह वाक्य क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे अभी मैं एग्जांपल करवाता हूँ। और यदि कोई वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट हो, मेन वर्ब से, तो भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। यदि कोई वाक्य विल यू से स्टार्ट है तो भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर कोई वाक्य विल यू माइंड से स्टार्ट है तो भी क्या है, वह इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है। यदि कोई वाक्य वुड यू से है, वुड यू से स्टार्ट हो रहा है तो भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। यदि कोई वाक्य वुड यू माइंड से शुरू हो रहा है तो भी क्या होगा, तो भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर है। एक बात और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे डोंट या नेवर अगर दिया गया होगा तो भी क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये प्लीज़ या काइंडली और ये चीज़ें जो हैं वो आपको रिक्वेस्ट को दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी, रिक्वेस्ट को दिखाएंगी। ठीक है ना। मेन वर्ब जो होता है, अगर कोई वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, देखो तो यह क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर को डिनोट करेगा। ठीक है ना, ऑर्डर को डिनोट करेगा। अगर आपका डोंट और नेवर है तो यह निगेटिविटी दिखाएगा। समझ में बात आई ना। अगर कोई आपका निगेटिविटी, ठीक है, निगेटिविटी दिखाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लीज़ या काइंडली दिया हुआ है। अगर विल यू से कोई वाक्य अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो वह कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, वह इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसमें क्या हो जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस देखना है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक, यह क्या हो जाएगा, यह इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज़ लगा हुआ है ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेन वर्ब से स्टार्ट, तो इसका मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ रीड द बुक, इसका मतलब यह मेन वर्ब से स्टार्ट है। यह क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तब भी क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं अगला बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे विल यू से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तब भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा, और अगर विल यू माइंड से स्टार्ट हो रहा है तब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे अगर दिया हुआ है डोंट फॉरगेट मी, इधर दिखाई तो दे रहा है ना, डोंट फॉरगेट मी दिखाई दे रहा है। चलो भाई देखते हैं, ये डोंट फॉरगेट मी अगर दिया हुआ है तो भी क्या हो जाएगा, एक इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बात यहाँ पे पहचानने की नहीं है, बात यहाँ पे इंटरचेंज करने की है, कैसे चेंज होगा। ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, लाइट तो कट गई, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिलहाल में देख लेते हैं भाई, डोंट फॉरगेट मी
यहाँ पे अगर डोंट फॉरगेट में दिया हुआ है तब भी क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको अगर मैं इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग, तो इंटरचेंज अगर करेंगे ना तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही में ये बदलेगा। ठीक है ना, किसमें, इंट्रोगेटिव से निगेटिव में ही बदलेगा। ठीक है ना, सॉरी इंपेरेटिव से निगेटिव में ही बदलेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। हटाता हूँ इसको, थोड़ा सा फटाफट आज देख लेंगे, आज इसको क्लियर कर लेते हैं पूरा टोटल। ठीक है, चलिए आज इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो आप लोग पहली हेडिंग डाल लीजिएगा इंटरचेंज, इसको साथ में ही करते हुए चलते हैं। इंटरचेंज इंपेरेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरचेंज इंपेरेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूँ एक आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बोल रहा हूँ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ सिट हेयर, ठीक है ना, प्लीज़ सिट हेयर। तो अगर इसका मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा, सॉरी निगेटिव अगर मैं इसका बना रहा हूँ निगेटिव, तो निगेटिव फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, तो निगेटिव फॉर्म इसका हो जाएगा प्लीज़ डोंट सिट हेयर, ये इसका निगेटिव फॉर्म हो जाता है। समझ में बात आई। अगर यहाँ पे काइंडली आ जाए तब भी क्या हो जाएगा, बस उसके बाद काइंडली के बाद तुरंत डोंट लगाओ। ठीक है ना, एक वाक्य और ले लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ ओपन द विंडो, क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ ओपन द विंडो, ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपसे कह रहा हूँ कि ओपन द विंडो है, तो यहाँ पे निगेटिव इसका क्या हो जाएगा, तो निगेटिव भी इसका हो जाएगा डोंट। मैंने कहा ना कि क्या यूज कर लेंगे, डोंट ओपन द विंडो। ध्यान से समझना इसको, डोंट ओपन द विंडो। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ओपन द विंडो दिया हुआ था, तो अगर मैं इसके आगे डोंट का यूज कर दूंगा तो यह क्या हो जाएगा, डोंट ओपन द विंडो। अगर मेन वर्ब दिया रहेगा तो मेन वर्ब से, ये क्या था, मेन वर्ब था, मेन वर्ब से पहले डोंट लगा लो या निगेटिव में बदल गया। समझ में बात आई। अब यहाँ पे अगर मैं थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक और सेंटेंस दे देता हूँ गो अवे अगर दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ईजी सा है। देखो गो अवे मेन वर्ब दिखा, तुरंत इसका निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका निगेटिव फॉर्म अगर हम लोग देखें तो डोंट हो जाएगा, डोंट गो अवे हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर डालिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक्सरसाइज अभी भी ख़त्म हो जाएगा पूरा सेंटेंस, तो एक्सरसाइज इसका और भी करवाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो आप लोग। ठीक है, शैडो आ रहे हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसका डेफिनेशन लिखवा करके बस यहीं तक आज की क्लास को बंद करूंगा, क्योंकि मुझे कहीं इस पे जाना भी है। ठीक है, सो मिलते हैं कल वाली क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वे वाक्य जो हृदय में अचानक, वे वाक्य जो हृदय में अचानक भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है, यानी वे वाक्य जो हृदय में अचानक भावनाओं का उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्चुअल में क्या होता है, तो ए सेंटेंस दैट मेक्स, ठीक है ना, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ए सेंटेंस
A sentence that expresses strong feeling is called strong feeling in heart is called an exclamatory sentence. समझिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ तो एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और एज फॉर थोड़ा सा पहचानने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एज फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अलास अगर आ जाए, ठीक है ना, अगर आपका हुर्रा आ जाए, ठीक है, अगर आपका ओह आ जाए, अगर आपका आह आ जाए, अगर आपका वाव आ जाए, ठीक है, अगर आपका वाव आ जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा etc। बहुत सारे वर्ड हैं, अगर ये सारे वर्ड आएंगे तो क्या होगा, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक बात और ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ अलास का मतलब ना, तो अलास का मतलब दुख होता है। अलास ही इज़ डेड नाउ, ठीक है ना, अलास ही इज़ डेड नाउ। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका एग्जाम्पल में मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलास ही इज़ डेड नाउ। अगर इसको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहेगा, देखिए इसमें दो टाइप के पूछ लेते हैं। एक तो कहेगा सिंपल में बदलने के लिए, अगर सिंपल में बदलने के लिए कहेगा तो डायरेक्टली यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ डेड नाउ हो जाएगा, ही इज़ डेड नाउ। बिकॉज ऐसा क्यों मैटर होता है, तो ये मैटर ये इसलिए होता है क्योंकि यह जो वाक्य है, यह जो शब्द है, वह इस पूरे को क्या कर दे रहा है, एक्सक्लैम कर दे रहा है। इसका मतलब कि क्या कर दे रहा है, एक्सप्रेस, यानी हार्ड फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। जब हार्ड फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसको निगेटिव में बदलना रहे तो निगेटिव में कैसे हो जाएगा, तो यह निगेटिव में क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट डेड नाउ, ठीक है ना। अगर इसको इसमें बदलना है तो ही इज़ नॉट डेड नाउ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला चलते हैं। अगला टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है। चलिए आज दिखाई दे रहा है, कल वाली वीडियो में शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, आज प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहो। कल जो आप लोगों का टॉपिक, आज सेंटेंस क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। कल जो आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, वो टॉपिक आप लोगों का पहला ही टॉपिक स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का, जो कि सिंथेसिस का दो ये हो जाता है। उसमें एक सिंपल भी आता है, सिंपल सेंटेंस का उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत सिंपल का भी नॉलेज ले लेंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है उससे भी क्वेश्चन पुटअप कर देता है। इसको हटा दूँ मैं, ठीक है। चलिए मैथ की वीडियो कल आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, इसी टाइमिंग पे, सेम टाइमिंग पे आप लोगों को कल मैथ की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और मैं सोच रहा हूँ पहले उसमें से आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ा दूँ, बट उसमें जो आप लोगों को इच्छा होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कि कौन सा पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक आता है आपका लास्ट और आखिरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी आप लोग जानते हो, तो हिंदी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वे वाक्य जिनसे सामान्यतः लिखे, वे वाक्य जिनसे सामान्यतः श्राप, वे वाक्य जिनसे सामान्यतः आशीर्वाद, श्राप और प्रार्थना जैसे वाक्यों का बोध पाया जाता है तो उसे
ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, लिखिएगा ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, ए सेंटेंस दैट expresses, a sentence that expresses bliss and wish, bliss and wish is called an optative sentence. It's called an optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर कह रहा हूँ यहाँ पे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, अगर ऐसे लास्ट में देखिए, लास्ट में यूजर ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क अगर दिया हुआ है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर इसमें देखिए, इसमें अगर आपको सिंपल बदलने के लिए कह रहा है ना, तो कुछ नहीं, इस जो में है वह कहाँ पे चला जाएगा? ये गॉड के बाद चला जाता है। इसका मतलब कि अगर इसका मैं सिंपल सेंटेंस अगर आपको बताऊं, एक एक एग्जांपल समझते हुए चलिए। सिंपल सेंटेंस अगर मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा? गॉड माइट ब्लेस यू हो जाएगा, ठीक है ना। गॉड माइट ब्लेस यू, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लेना, ठीक है ना। गॉड माइट ब्लेस यू, क्लियर है ना। देखिए ये क्या बदल गया? गॉड माइट ब्लेस यू में बदल गया, सिंपल हो गया। निगेटिव बदलना होगा तो वही माइट के बाद क्या लग जाएगा भाई? यहीं पे नॉट लग जाएगा। क्लियर है ना, यहीं पे नॉट लग जाता है आपका। तो आई होप दैट कि आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। और भी बहुत सारे चीज़ें आते हैं, जैसे मे गॉड रूइंड यू, ठीक है ना। हटा दूँ इसको, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर अगर सेकंड देखते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं लिख रहा हूँ कि मे गॉड रूइंड यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिएगा, मे गॉड रूइंड यू मतलब कि भगवान करें कि आप बर्बाद हो जाएं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये सेंटेंस की भाषा है, बोल रहा है, ठीक है। मे गॉड रूइंड यू, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? तो ये रूइंड मतलब क्या होता है? बर्बाद होना होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये बर्बाद होना होता है। तो मे गॉड रूइंड यू, क्लियर है। अब इसका जो सिंबल सीक्वेंस चेंज होगा वही चीज़ गॉड माइट रूइंड यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह सिंपल चेंज हो जाएगा निगेटिव। फिर इसमें दो ही प्रकार के आते हैं, सिंपल और निगेटिव ही आता है। क्लियर है ना। तो इसके बाद आप लोगों का आज यहीं तक सेंटेंस जो होता है वो एंड होता है। कल वाला जो एक क्लास रहेगा, एक बात समझ लीजिएगा, कल जो क्लास आप लोगों की चलाऊँगा वो मैं सोच रहा हूँ कि एक आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँ, अभी ना एक हेडिंग और भी इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इंटरचेंज करना मैं आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि इंटरचेंज करना भी इसी में बताते हुए चलूँ, ठीक है ना, कि इंटरचेंज कैसे होता है। अगर किसी भी चीज़ को जब इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज कैसे होता है, तो कल मैं प्रैक्टिस सेशन में ही आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेशन में ही आप लोगों को इंटरचेंज करना बता दूंगा। क्लियर है, ये प्रैक्टिस सेशन में ही बता दूंगा, ठीक है ना। शो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। शो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना बनता है, ठीक है ना। और एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो लोग पुराने हैं वो अपने क्लास को कंटिन्यू तरीके से देखते रहिए। पर डे आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी। आज के बाद से हो सकता है कि 2 वीडियो मिलने लगे, ठीक है ना। हो नहीं सकता है, मतलब मैथ की भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने लगूँगा। सो बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो।